गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम क्लास 12 के इंग्लिश के लिटरेचर के पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किए थे। तो उसमें कुछ बच्चे कमेंट किए थे और पूछे थे कि सर इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है। तो अपने इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर के पूरे सिलेबस को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपका पूरा 50 मार्क्स का है। उसमें से आपको सारे पुराने सिलेबस ही पढ़ने हैं जो आप पहले पढ़े हैं, या आपके क्लास 12 में जो भी कोर्स था, जैसे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, एसे, अनसीन, ये सारे सिलेबस सेम हैं, केवल इनकी क्वांटिटी कम की गई है। मार्क्स भी वही है, वो किस क्रम में है वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताएंगे। ग्रामर सेक्शन में फर्स्ट आपका है टोटल 8 मार्क्स का। इस 8 मार्क्स में आपका ए है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस प्रेजेंट सिलेबस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आउट ऑफ टू एनी वन, यानी कि 2 सेंटेंस पेपर में दिए होंगे और आपको केवल एक ही सेंटेंस करना होगा, उसका इनडायरेक्ट बनाना होगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा। इसके पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत 2 सेंटेंस आते थे और दोनों का ही इनडायरेक्ट चेंज करना होता था, वो भी 2 मार्क्स का ही था। लेकिन अब ये चेंज कर दिया है, अब 2 आएगा सेंटेंस, उसमें से केवल आपको एक ही करना होगा, मार्क्स वही है 2 मार्क्स। बी सिंथेसिस, इसमें भी आउट ऑफ टू एनी वन, यानी इसके अंतर्गत भी 2 सेंटेंस दिए होंगे और आपको केवल एक ही सेंटेंस करना होगा, जो कि होगा आपका 2 मार्क्स का। यह भी सिंथेसिस भी इसके पहले 2 सेंटेंस आता था और दोनों ही करना होता था, जो कि 2 मार्क्स का ही था। लेकिन मार्क्स वही है, केवल क्वांटिटी यानी इसकी संख्या कम कर दी गई है। अब आपका 2 सेंटेंस आएगा, लेकिन उस 2 में से एक ही आपको करना होगा और वो होगा 2 मार्क्स का। सी आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत आउट ऑफ टू एनी वन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 सेंटेंस आपके दिए होंगे और केवल एक ही आपको करना होगा, जो होगा आपका 2 मार्क्स का। ये भी इसके पहले 2 क्वेश्चंस यानी 2 क्वेश्चंस आते थे और दोनों ही करने होते थे 2 मार्क्स के। यह भी कम कर दिया गया है, अब 2 क्वेश्चंस आएंगे, ओनली 1 आपको करना होगा, मार्क्स आपका वही है 2 मार्क्स। डी है सेंटेक्स। इसके अंतर्गत आउट ऑफ 4 एनी 2, यानी कि 4 सेंटेंस आपके दिए होंगे, उसमें से एनी 2 कोई भी 2 आपको करना होगा और मार्क्स होंगे 2। एक सेंटेंस 1 मार्क्स का, तो 2 करेंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2। इसके पहले सेंटेंस के अंतर्गत आउट ऑफ 4 की जगह आउट ऑफ 6 था, यानी कि 6 सेंटेंस पेपर में दिए रहते थे और एनी 2 की जगह एनी 4 या एनी 5 होता था, यानी उस 6 में से 4 या कभी कभी 5 देता था, करना होता था और मार्क्स होते थे वही 2। एक सेंटेंस हाफ मार्क्स का। यह कम कर दिया गया है, आउट ऑफ 4 एनी 2, यानी कि 4 सेंटेंस दिए होंगे और केवल 2 सेंटेंस ही आपको करने होंगे और मार्क्स आपके हैं वही, यानी 1 + 1 = 2। ये था ग्रामर सेक्शन का फर्स्ट पार्ट, जो कि 8 मार्क्स का था। 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 8। ग्रामर में ही सेकेंड है आपका वोकैबुलरी।
वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश। जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तो केवल इसमें वर्ड मीनिंग ही नहीं आते हैं। शब्दकोश के अंतर्गत आपके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडम्स एंड फ्रेज, यह सारे आपके वोकैबुलरी के अंतर्गत आते हैं। यह पूरा वोकैबुलरी आपका होगा 14 मार्क्स का। उसमें साइनोनिम्स ये होगा 3 मार्क्स का, एंटोनिम्स ये भी आपका होगा 3 मार्क्स का, होमोफोन ये 2 मार्क्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 मार्क्स का, आइडम्स एंड फ्रेज 3 मार्क्स के। आप देख रहे हैं कि पहले के सिलेबस में और अब के सिलेबस में नंबर्स में कोई अंतर नहीं है, केवल क्वांटिटी कम कर दी गई है। इसको आप काउंट करेंगे 3 + 3 + 2 + 3 + 3 टोटल आएगा 14। यानी वोकैबुलरी शब्दकोश से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन पहले भी आते थे और अब भी आएंगे, और यह सीक्वेंस भी पहले भी था और अभी है। ये था ग्रामर का सेक्शन 2। इसी में आपका है सेक्शन 3 ग्रामर में ट्रांसलेशन। यह आपका है टोटल 10 मार्क्स का। इसमें पहले भी आता था हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 नंबर का, यानी 10 मार्क्स का, और प्रेजेंट के सिलेबस में भी आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का है। इसमें ऑप्शन भी आते हैं। ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं। ऑप्शन क्या होता है? ट्रांसलेशन कीजिए या कोई भी एक लेसन का समरी आ जाता है, और भी ऑप्शन होते हैं जो इंग्लिश की हिस्ट्री लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिए हैं, केवल एक ही चीज़ लिखे हैं, वो है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन जब आपका बोर्ड का ये पेपर आएगा तो ट्रांसलेशन में 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें से केवल एक ही आप करना होगा। मैक्सिमम बच्चे इसी पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इसीलिए केवल इसी पार्ट को लिखे हैं। लेकिन तीनों ही ऑप्शन में से कोई भी आप एक करेंगे वह 10 मार्क्स का ही होगा। 4th आपका है एसे राइटिंग, निबंध लेखन। यह भी आपका पुराना ही है, यह पहले भी आता था 12 मार्क्स का और अभी भी आपका 12 मार्क्स का ही आएगा। इसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। 5th और अंतिम इंग्लिश ग्रामर का आपका सिलेबस है अनसीन पैसेज। यह आपका 6 मार्क्स का है। यह पहले भी आपका 6 नंबर का आता था और अब भी आपका 6 नंबर का है। यह था आपके इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस। जिस नंबर को हम सर्कल किए हैं, जैसे ये 8, 14, 10, 12 एंड 6, इन सभी को आप प्लस करेंगे तो आपका टोटल 50 मार्क्स हो जाएगा। यह आपका क्लास 12 का इंग्लिश का ग्रामर का पूरा सिलेबस है। इसमें कोई भी पार्ट हटाया नहीं गया है और कोई भी नया पार्ट ऐड नहीं किया गया है। फिर से आप बता दे रहे हैं कि केवल इसकी क्वांटिटी में कमी की गई है, नंबर आपके वैसे ही हैं। सिलेबस पूरा ग्रामर का आपको वही पढ़ना है। इसलिए इस भ्रम में बच्चे कभी ना रहें कि जिस तरह से लिटरेचर के कोर्स में कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं, नहीं पढ़ने हैं, ऐसा ही क्या सर इंग्लिश ग्रामर में भी है क्या कि हमें कोई इसमें से पार्ट नहीं पढ़ना है? इस भ्रम में आप कभी ना रहें। आपको इंग्लिश ग्रामर का सारा पुराना सिलेबस जो था वो सारे पढ़ने हैं। बस केवल क्वेश्चंस आपके जैसे यहाँ पे आपको बता चुके हैं, आउट ऑफ 2 एनीवन, 2 में से 1। पहले क्या था?
2 आते थे और दोनों ही करने होते थे। इस तरह से केवल क्वेश्चंस में कटौती की गई है। मार्क्स आपके वही हैं, कोर्स सारे वही हैं, आपको सारे पढ़ने हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्रामर सेक्शन में आपको इसके पहले वाले वीडियो में सारा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिए थे। उसी में फर्स्ट का ए पार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आज से आपका शुरू हो रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यह आप क्लास 9th में पढ़ें, क्लास 10th में पढ़ें, क्लास 11th पढ़ें और क्लास 12th में फिर से पढ़ रहे हैं। फिर भी 9 से 10 से 11 से 12th में बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी हम परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, हमें बेसिक जानकारी नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वास्तव में कैसे सॉल्व किया जाए कि इसमें गड़बड़ी होने की संभावना ना के बराबर हो। उसके पीछे कारण है कि हमें से मैक्सिमम बच्चों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस पहचानने में दिक्कत होती है, क्योंकि हर सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का एक अलग नियम है। जैसा सेंटेंस होगा उसका इनडायरेक्ट भी उसी रूल के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो सेंटेंस यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच के दिए हुए हैं। राम सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल? द टीचर सेड टू मी, ओपन द डोर। इन दोनों का ही हमको इनडायरेक्ट बनाना है। यदि हमको नहीं पता है कि ये डायरेक्ट का ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ भाग यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यदि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर समय डायरेक्ट स्पीच का यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग जिसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच नहीं पता है कि कैसा सेंटेंस है, तो हम इसका एग्जैक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में अलग अलग सेंटेंस है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंजक्शन अप्लाई होगा और रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब चेंज होगा। सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानना कंपलसरी है। जैसे हम यहाँ पहचान गए कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसके रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। तो यहाँ हो जाएगा राम आस्क्ड मी। जबकि दूसरे सेंटेंस में यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है। अतः यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा और यहाँ हो जाएगा ऑर्डर्ड मी। इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय
सबसे पहले हमको सेंटेंस को पहचानना परम आवश्यक है। अगर हम सेंटेंस को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम क्लास 9 से 12th तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लें और 12th पास हो जाएं, फिर भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से आप बताएं, यदि हम इसको आइडेंटिफाई कर लिए कि इंट्रोगेटिव है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब में चेंजिंग किए हैं, सेड टू हो गया आस्क्ड में, और यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं कि इम्परेटिव है तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किए हैं सेड टू को ऑर्डर्ड में, और उसी के अकॉर्डिंग जैसा सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कंजक्शन भी अप्लाई कर लेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे यहाँ इंट्रोगेटिव है तो यहाँ लगेगा कंजक्शन इफ, और यहाँ इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस में किसी भी कंजक्शन को अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में कोई भी क्लॉज नहीं बनता है। और इसके बाद यहाँ इफ कंजक्शन अप्लाई करने के बाद सबसे पहले लिखें सब्जेक्ट, यू चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा आई, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, और यहाँ हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लगा देते हैं टू, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस हो तो कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, हो जाएगा टू ओपन द डोर। यही आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एग्जैक्ट चेंजिंग तभी होगा जब आपको यह आइडेंटिफाई करने आ जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस कैसा है। अगर ये पहचान गए कि यह इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग इसके वर्ब में चेंजिंग करेंगे और कंजक्शन अप्लाई करेंगे। यदि यह इम्परेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग इसके वर्ब में चेंजिंग करेंगे और कंजक्शन अप्लाई करना है तो करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। हमेशा बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है, वह सेंटेंस को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एग्जैक्ट सही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले हम आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बताएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सभी सेंटेंस को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगले क्लास में आपको सभी तरह के सेंटेंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। धन्यवाद।